Hi, hello, assalamu alaikum, adab. Welcome to our show Gupshup. My name is Yunus Khan and I am not a cricketer. My name is Anam Gaur and I am your host. और मैं हूँ आपकी होस्ट कायनात काज़मी। और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त सना कादिर। और मैं हूँ आपकी होस्ट उर्शिया हुसैन। यूनस, आप एक बात बताएं मुझे, आप डिफरेंट तरीके से कैसे अपना इंट्रो करवा लेते हैं? मुंह से। I know, वो तो सभी करवाते हैं, but like कैसे, मतलब आपके पास कैसे माइंड में चीजें आती हैं? मैं रात भर होमवर्क करता हूँ। रोज एक नई लाइन लाने के लिए। जी आप लोग तो ये तो बच्चों के काम है, स्कूल में काम करना, ये चीजें करना। Alright, मैं कहती हूँ कि इंसान को हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए, तो वो इसलिए प्रिपेयर करना अपने आप को अच्छी बात है। नहीं, hope for the best, prepared for the best. First. हकीकत बात है। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपकी डिफरेंट आवाजों में कैसे आप अपने आप को इंट्रो करवाते हैं? अच्छा, आज थोड़ा सा सुबह को मॉर्निंग में कुछ हो जाए। वॉइस ओवर ये मैं एक टेक्निक भी बताता हूँ अब आपको कि बेसिक है। आप अपनी नोज की यूज कर सकते हैं। हमें क्या हो गया क्या? अच्छा, ये वाली आवाज हम बहुत दफा सुन चुके हैं, कुछ डिफरेंट। फिर आप बेस लेकर आ सकते हैं। अरे जाओ ना फोटो तुम ये भी सुन चुके हैं। अरे बाबा क्या हो गया है? हाँ, डिफरेंट। बाइक टीचर। मेहनत करवाई है, खाली हाथ नहीं जाऊंगा। नहीं, अच्छा कुछ और तो बताएं। तालियां। देखिए मैंने पहले भी क्या तालियां नहीं चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा। वो हम आपको दे देंगे। वो IMF वाले देते हैं, वो हम नहीं देते। मेरी कौन सी इकोनॉमी में जाके मेरे जो अंदर की जो सेल्स है वो कहेंगे टैक्स बढ़ गया, पेट्रोल बढ़ गया, फिर क्या करेंगे? एनीवे स्टोरी। यही बात है, वाकई में महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो गई है और महंगाई ने तो काफ़ी कमर भी तोड़ दी है। अक्सर लोगों से बात भी होती है तो बताते रहते हैं डिफरेंट चीज़ें और डिफरेंट टॉपिक में बात भी होती है। जब हम लोग जाते हैं सामान लेने के लिए तो वो बेचारे बिल इतना हो जाता है कि आधा बिल जो है वो उनको वापस करवाना पड़ता है, आधी चीज़ें उनको वापस करवानी पड़ती है और आधी चीज़ें जो है वो घर लेकर आते हैं। तो ये तो काफ़ी लंबा जो है वो डिबेट इसके ऊपर हो सकता है। इसका हल है मेरे पास। क्या? अगर महंगाई हो गई तो आप अपने इनकम की सोर्स बढ़ाएं। हाँ, हकीकत बात। अगर आप नहीं बढ़ा सकते तो अपनी सिर्फ नीड्स पे फोकस करें, जो डिजायर और वांट्स हैं उसको थोड़ी देर के लिए ऑफ करें। तो यूनिस, जो हमारी डेली रूटीन की जो चीज़ें हैं वो भी अगर महंगी हो जाए तो उस पर भी तो वही, ये तो नहीं हो सकता ना कि चाय जो है वो दूध के बगैर बन जाए। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। नहीं, क्यों पिए? क्यों पिए? बच्चे बेचारे दूध ना पिए। चाय की बात हो रही है, तो दूध बहुत लंबी डिबेट है और इस पे जरा सी भी बात करूंगी ना तो ये सब मेरे जो को होस्ट है ना, मेरे दोस्त यार, ये शुरू हो जाएंगे। तो मैं अपनी स्टोरी से आती हूँ। आप लोगों को पता होगा कि सबसे खूबसूरत और सबसे छोटा मुल्क जो है वो सिंगापुर है। जी हाँ, मैं एशिया के छोटे और तरक्की याफ्ता मुल्क की बात कर रही हूँ, सिंगापुर के बारे में बात कर रही हूँ। जैसे कि सिंगापुर 1960s में जो है वो काफी जो है अनएम्प्लॉयड में भी प्रॉब्लम और मसले रहे थे और वहाँ की जो हाउसिंग, पब्लिक हाउसिंग में भी मसले रहे थे, तो वो काफी गरीब मुल्क जो है वो कहलाया जाता था। अच्छा, 1960s की अगर बात की जाए तो तभी से ही उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया था कि इसके ऊपर हम लोगों को काम करना था और ये सारा जो क्रेडिट है वहाँ के प्राइम मिनिस्टर साहब को जाता है। अच्छा, जो प्राइम मिनिस्टर साहब है, मैं उनका नाम आपको बताती नहीं चलूँगी, ली हिजन उनका नाम है और माशाल्लाह से उन्होंने उस मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है। मैं आपको एक छोटी सी एक बात बताती हूँ। जब उन्होंने उस मुल्क का जब उन्होंने हुकूमत जब उनको मिली और प्रॉपरली उस चीज़ के ऊपर उन्होंने सोचा, उन्होंने अपनी माइंड सेट किया कि मुझे क्या चीज़ कहाँ से स्टार्ट करनी है, तो वो मैं आपको बताती भी चलती हूँ कि जैसे कि उन्होंने स्टार्ट से ही उन्होंने जहाँ ग्रुपिज्म या कोई एक्सट्रीमिज्म चीज़ों पे काम हो रहा था, सबसे पहले तो उनको उठा के जेल में डाला ताकि जो है मेरे मुल्क में या मेरी चीज़ों में कोई पैनिक ना कर सके। हाँ, एग्जैक्टली, पीसफुली जो है वहाँ पर काम हो सके। एंड सेकेंडली फिर जब उनको ये पता चला कि ये अब चीज़ें जो है वो नॉर्मल होना शुरू हो गई, फिर वहाँ की पब्लिक से वो रुजू हुए, मतलब उनसे बात करना शुरू की कि उनके छोटे मसले या बड़े मसले क्या हैं, उनके ऊपर उन्होंने काम करना शुरू किया। आज अगर हम कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क है, वो इसी वजह से है क्योंकि उन्होंने छोटी सी छोटी चीज़ को, बड़ी सी बड़ी चीज़ को उन्होंने बहुत डीपली और डेप्थ में जाके देखा। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अगर हमारे जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, अगर चीज़ों को, छोटी या बड़ी चीज़ों को भी देखते हैं, हम सबको जो है वो अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं आप लोगों से एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी कि जैसे नॉर्मली घर में एक फर्द काम कर रहा होता है और बाकी सब घर में बैठे होते हैं और वो ये सोचते हैं कि जी घर के हालात ठीक हो जाए। घर के हालात कैसे ठीक हो गए? जब तक हम सब मिल के एक
जान हो के तो हम काम ही नहीं करेंगे तो घर के हालात कैसे ठीक होंगे। मैं आपको एक बात बताती हूँ कि वहाँ का जो कानून है। जी अर्शिया, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप कि हमें भी जो है हमारे कंट्री के लीडर्स लाइक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब तो बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमें भी इनिशिएटिव लेना चाहिए क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे स्टूडेंट पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद वो 2 आवर्स 3 आवर्स कंट्री के लिए सर्व करते हैं, जॉब्स करते हैं ताकि कंट्री के हालात इकोनॉमी और बेहतर हो सके। बिल्कुल ठीक कह रही है कायनात। और इसमें वाकई में ये चीज़ जो थी वो सबसे पहला जो इनिशिएटिव वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने लिया था वो यही लिया था कि एजुकेशन सिस्टम जो है वो सबसे पहले बेहतर किया था। और फिर उसके बाद जो है वो इंडस्ट्री जो प्रोडक्ट्स थी या ओवरऑल जो भी उनका जो माइंड था जो सेट करना चाहते थे उसके ऊपर उन्होंने बहुत सख्ती और बहुत मेहनत से उन्होंने उसके ऊपर काम किया। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताती भी चलो, एक जगह उन्होंने अपने बयान में एक बात की थी, बहुत खूबसूरत सी बात की थी, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि इकोनॉमी में कैसे बूस्ट आ रहा है वहाँ पर। इसलिए बूस्ट आ रहा है क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं, जैसे कि हमारी गवर्नमेंट है या हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं या वहाँ के लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अपने मुल्क को बेहतर बनाने के लिए। अच्छा, सबसे जो बेस्ट बात है वो ये है कि आप लोग किसी भी जगह चले जाएं तो हॉस्पिटैलिटी का जो है वो सबसे नंबर 1 जो है वो वहाँ का सिंगापुर है। क्योंकि वहाँ पे अगर लेट सपोज हम लोग जाते हैं तो हम किसी से एड्रेस पूछते हैं कि हमें प्लीज एड्रेस बता दें, हम ये कह देते हैं अच्छा फलां गली में चले जाएं, फलां मोहल्ले में चले जाएं। बट वहाँ की जो हॉस्पिटैलिटी है द नंबर 1, मतलब वर्ल्ड की नंबर 1 हॉस्पिटैलिटी। एग्जैक्टली, मतलब आपको जहाँ तक जाना है वहाँ तक आपको वो ड्रॉप कर आएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि किसी के पास अगर इतना टाइम होता है और वो सारी चीजों को बड़ा टेक्निकली तरीके से चलाते हैं, अगर लेट सपोज वो नहीं भी जाते। नहीं, लाहौर में उल्टा होता है कि आप किसी से पूछे कि भाई मैंने ना इधर जाना है तो बोलेगा तू हमेशा गलत बताते हैं। मेरे साथ हमेशा ऐसा हुआ है कि मैं मतलब लाहौर के जो वहाँ के लोग हैं, कहना तो नहीं चाहिए बट मैं बोलूँगी कि मुझे दोनों दफा उन्होंने मुझे गलत गाइड किया था और मैं 1-1.5 घंटा जो है मैं घूमती रही थी ऊपर वाला बेचारा तंग आ गया था कि यार क्या हो गया। शायद गूगल मैप नहीं था आपके पास? गूगल मैप होता है बट सम टाइम आप जगह पे भी खड़े होते हैं बट आपको नहीं समझ वो रखती थी सांप वाला फोन था। उर्शिया, लेकिन मैं ये एक बात कहूँ कि किसी भी मुल्क को जो है वो तरक्की के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि वहाँ का जो लीडर है वो ईमानदार होना चाहिए और वो मेहनती होना चाहिए। मतलब आप जब अवाम के बारे में सोचते हैं ना तब आप हकीकी तौर पर जो है वो अपने मुल्क के बारे में सोच रहे होते हैं, क्योंकि रियासत तभी वजूद में आती है जब एक लीडर उसको लेकर चलता है और तमाम जितने भी हमारे अवाम है उनको अपने बच्चों की तरह ट्रीट करता है। मैंने आपसे जैसे स्टार्ट में अपनी स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बताया कि सबसे पहले उन्होंने सारे काले जो भी भेड़े थी ना, जैसे कि हमेशा कायनात कहते हैं, मेरे दिमाग में हमेशा ये बात रहती है काली भेड़ों को जो है उन्होंने सबसे पहले लॉकअप में डाला, जेल में डाला ताकि मैं अपना काम जो है वो सुकून से कर सकूं। लॉबी सिस्टम मुझे लगता है आपने इमरान खान साहब को जो है ना देखा जाए तो क्यों दिया है। डाल दे खान साहब। मेरा बिल्कुल भी ऐसा कुछ कहने का मकसद नहीं था। मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए वहाँ के जो अवाम है ना वो सेंसिबल लोग हैं। हमारे यहाँ कुंडे नहीं लगाते, यहाँ गैस चोरी नहीं करते, यहाँ पे ये नहीं बोलते कि भाईजान यहाँ से खब्बे ले ले तो फिर सज्जे ले ले तो फिर खब्बे ले ले तो वहाँ से सज्जे खा लेना। हमारे यहाँ नहीं होता। ब्रेक का टाइम हो गया है, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अच्छा, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे सिंगापुर की। तो जैसे कि आपने बताया कि वहाँ पे ये बड़ा अजीब सा अनहोना सा लेकिन अच्छा कानून है, क्योंकि रेवोल्यूशन कैसे आता है गवर्नमेंट में या मुल्क में, अगर नीचे के इदारे करप्शन करें या वो धांधली करें, कहीं ना कहीं वो डंडी मारे, तो ऊपर की सतह पे जो लोग हैं, जो गवर्नमेंट है या जो वहाँ के उस मुल्क के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, एक तो उनका भी सही होना बहुत जरूरी है। या तो अगर वो सही काम कर रहे हैं और नीचे वाले लोग सही काम नहीं कर रहे तो कोई फायदा नहीं है एक इंसान की ईमानदारी का। तो इसीलिए कहते हैं टीम वर्क मेक्स अ ड्रीम वर्क, कि अगर आप पूरा मिल के काम करेंगे तो ही वो तरक्की, वो इनकलाब आएगा। हकीकत बात है। वाकई में माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी बात की। अनम, आपकी बात से एक छोटी सी बात कनेक्ट करूंगी, फिर आगे ज़रूर हम बात करेंगे क्योंकि अनम की बहुत ही गर्मा गर्म स्टोरी है। इसके बाद अनम, मैं एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूँगी कि वाकई में उनका कानून सख्त है, तो इसी वजह से वो आज जो मुल्क है वो बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता है। और दूसरी चीज़ ये है कि एक मैं छोटा सा एक कानून बताऊँगी, उनका च्युइंगम खाना जो है वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा उसको तो मतलब क्राइम जो है वो माना जाता है कि आपको फ़ौरन से उठा के आपको जेल में डाल देंगे। चिंगम नहीं खाया भाई, च्युइंगम जो है वो बहुत स्ट्रिक्टली तौर पे चिंगम कहते हैं।
फिर टेबल के नीचे लगा भी देते हैं। और बालों पे भी लगा देते हैं, इसी वजह से वो बहुत सख्त कानून है। आपके बाल भी कैसे होगा, लगाओ में अल्लाह ना करे कभी भी लगा नहीं। दें। लेकिन रीजन बता दें उशिया, अगर ऑडियंस को रीजन बता दें कि क्यों ऐसा मैं बताता हूँ रीजन क्या है, क्योंकि वो जो है वो खत्म ही नहीं होती, वो डिजोल्व ही नहीं होती। आप उसको जलाएं, डुबा दे पानी में, वो नहीं मरेगी। जैसे कि है वो सबसे बड़ा जो है वो प्लास्टिक की कजन सिस्टर है। जैसे कि गंद मैंने फैलाने के बताया कि बालों में लगा देना, टेबल पे लगा देना, कहीं पे भी लगा देना, तो मतलब ये एक छोटी सी आपको मैंने एक मिसाल दी कि वो इतनी छोटी सी चीज जो है उसका इतनी बड़ी इम्प्लीमेंटेशन है। इटली में पता नहीं कहाँ पे एक दीवार है जहाँ पे बबल्स लगाते हैं। हाँ अच्छा और आपको अपने मुंह से लगा के विश करनी है प्लीज उस दीवार पे, अब बबल लगानी और विश करनी है। You must be ये kidding, मुझे नहीं right? पता था कि दीवार पे अगर लगा रहे तो मुंह के साथ लगानी है। मैंने सिर्फ मुंह से निकालते और दीवार पे देखा, ये मैंने देखा। स्टोरी आपकी ख्वाहिश में दम है, आप चाहते हैं कि आपकी जो विश है पूरी हो तो मुंह से मेरा पॉइंट ये है यहाँ पे कि अगर वहाँ के लोग इतने ज्यादा सेंसिबल है और उनमें इतनी ज्यादा बेसिक्स क्या कहना चाहिए मैनर्स हैं, ethics हैं, तो बबल उनको देनी चाहिए। यहाँ पे उनका टेस्ट है कि अब ये यहाँ पे किस तरीके से अपने जो है ना एटिकेट्स का मुजाहिरा करते हैं। वाह। अच्छा अनम, इसमें मैं एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूंगी, और वो ये है कि वहाँ का एयरपोर्ट जो है वो बहुत ज्यादा हसीन है, खूबसूरत है। कि फर्स्ट फ्लोर उनका जो टॉप फ्लोर है वहाँ पर स्विमिंग पूल है, और उसके बाद एक स्लाइड सा ना एक बड़ा खूबसूरत सा हम एक सबको रास्ता उशिया बना हुआ है। सिंगापुर लेकर और जाएगा। दूसरी चीज ये है कि सबसे जो अमेजिंग चीज है वहाँ की बटरफ्लाईज। एक जगह ऐसी बटरफ्लाईज है कि मतलब आपको डिफरेंट कलर्स की बटरफ्लाईज मिलेंगी। सिंगापुर जो है बड़ा एक्सपेंसिव है, तो मैं जानी 4 सिंगापुरियन राइस पकड़ा दे, हम खाएंगे ब्रेक में। मगर वहाँ पर सब चीजें फ्री हैं एयरपोर्ट पर। वाओ दैट्स कूल, आई मीन That's good. जी बहुत अच्छी बात है। सिंगापुर की ही बात हो रही है तो सिंगापुर से मैं शिफ्ट होना चाहूंगी इटली की जानिब, क्योंकि आज की जो मेरी खबर है वो रिलेट करती है इटली से। हमने पाकिस्तान ने इटली से एक जहाज लिया है और वो जहाज काफी एग्जॉटिक किस्म का विंटेज शिप है और उसका नाम है सेलेस्टियल एक्सपीरियंस। Oh my God, ये सुनने में इतना अच्छा लग रहा है। जी हाँ, तो सुनने में इतना अच्छा है, बाकी जो अंदर उसकी चीजें वो वाकई बहुत ऐसी हैं कि आपका जाने का दिल करेगा। लेकिन इसके आगे भी एक सस्पेंस है, मैं आपको बताऊंगी ताकि आपका जो है वो इंटरेस्ट बरकरार है मेरी स्टोरी में। एक निजी चैनल न्यूज के मुताबिक हमारी पाकिस्तानी कंपनी न्यू चॉइस कंपनी ने ये शिप खरीदा है और उनके मुताबिक फिलहाल ये शिप गडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड पर खड़ा किया गया है या फिर वहां पर पहुंचाया गया है। गडानी बेसिकली एक बीच है, अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता दूं, लेकिन वहां पे शिप ब्रेकिंग भी होती है। तो वहां पर फिलहाल ये शिप को खड़ा करवाया गया। जब वहां पे लोग आए और उन्होंने उसका मुआयना किया तो ये इंकशाफ हुआ कि ये शिप तो अंदर से बहुत ही एग्जॉटिक और निहायत अच्छी कंडीशन में और इसको बहुत अच्छे तरीके से रिपेयर करके जो इसमें थोड़ी बहुत मतलब कमी बेशी है उसको सही करके इसको हम एक लग्जरी होटल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल जब उन्होंने ये चीज सोची तो इस चीज के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से राब्ता किया गया है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताती चलूं कि इसमें ट्विस्ट क्या है, क्योंकि मैं बार बार इस चीज पे फोकस कर रही हूँ कि शिप काफी एग्जॉटिक है, अंदर से इसके अंदर बहुत ऐसी हैरत अंगेज चीजें हैं, तो मैं जरा रोशनी डाल दूं कि वो हैरत अंगेज चीजें क्या है। जैसे कि इसमें मौजूद है 1411 कमरे। कैन यू इमेजिन, दिस इज एक्चुअली अ लग्जरियस शिप। इसके अलावा इसमें बहुत सारे शॉपिंग मॉल्स हैं, जी हाँ प्लूरल फॉर्म, मॉल नहीं मॉल्स। इसके अलावा इसमें बहुत सारे गेमिंग जोन्स बने हुए मुख्तलिफ एंड इसमें 3 बालरूम्स हैं। डू यू नो व्हाट बालरूम्स, जो पट्टी होती है लड़कों की, आई एम श्योर आपने तो खेली होगी। घुमा के वो चक्की चलाना आदम बॉयज की पट्टी जिम वगैरह नहीं, गर्ल्स के लिए स्पा एंड जिम। गर्ल्स के लिए बहुत एग्जॉटिक इसमें है स्विमिंग पूल्स, वहाँ पे लड़कियां जाके स्विम कर सकती हैं। स्विमिंग से अच्छी मुझे लगता है कोई एक्सरसाइज इस दुनिया में नहीं है। ये सब छोड़े मिलता है, इधर का वीजा कैसे लगेगा? वीजा नहीं, इट्स ऑल फ्री। लेकिन इसमें भी एक सस्पेंस है जो मैं आगे जाके आपको बताऊंगी। अच्छा। और ये इसमें बहुत ज्यादा लग्जरी होटल रूम्स है इसके अंदर। अगर हम इसमें जाते हैं तो कैन यू इमेजिन इसका जो एक्सपीरियंस होने वाला है वो बिल्कुल ऐसा, जैसा आपने सिंगापुर का बोला तो इसलिए मैंने कहा सिंगापुर के बाद मैं आपको बता दूं कि हम कराची में बैठे बैठे सिंगापुर का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जैसा कि इस जहाज का नाम भी बहुत लग्जरियस है, सेलेस्टियल एक्सपीरियंस। दुनिया का दौरा करने के बाद ये कराची पहुंचा और हमने इसे खरीद भी लिया, क्योंकि हमें वैसे एंटीक चीजों को कलेक्ट करने का शौक है। हाँ मतलब पैसा तो है, पैसा तो है। कहाँ से आ रहा है? IMF से आ रही है पैसा।
नो जस्ट किडिंग। अच्छा, सेलेस्टियल एक्सपीरियंस मतलब जो जहाज है उसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी तफसीलात देती चलूं। तो जब इसको मैन्युफैक्चर किया गया इटली में, तो बेसिकली जो इसका नाम रखा गया था, क्योंकि जो इसके फीचर्स है उसकी वजह से इसको नाम दिया गया था कोस्टा रोमांटिका। ये शिप 1990 में बनाया गया था और इसके साथ साथ ये शिप 56,800 ग्रॉस टन का बनाया गया, जो कि 1992 में इंट्रोड्यूस किया गया था। और इसके साथ साथ 2011 में इस शिप को मॉडर्नाइज किया गया था और उसके साथ साथ इंजन को थोड़ा सा ओवरहॉल किया गया था। ओवरहॉल का मतलब है, अगर किसी को नहीं पता तो थोड़ा आसान करके चलो इन सिंपल वर्ड्स के, अगर मशीनरी में किसी चीज की जरूरत हो तो उस पर अगर नजरसानी की जाए दोबारा से, उसको कहा जाता है ओवरहॉलिंग प्रोसेस। आलम, मुझे तो लगता है कि आप जितनी इसकी फैसिलिटीज बता रही हैं कि ये भी है, ये भी है, तो इसकी पास एंड टिकट्स मस्ट बी एक्सपेंसिव, नहीं? जी कायनात, ये बड़ा अहम सवाल है और इस पूरी स्टोरी का जो मैं ट्विस्ट और सस्पेंस ब्रेक करूंगी वो ये है कि इस शिप को पोर्ट ग्रैंड पे खड़ा करने का सोचा जा रहा था। और वहां पे क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे डिफरेंट रेस्टोरेंट्स और इस तरह के आपको एग्जॉटिक एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, लेकिन अगर ये खड़ा होता, आप बात करो ना टिकट की, तो वाकई ये बहुत अलग सा तजुर्बा होता हमारे लिए और बहुत लोग इससे फायदा, मजा आता है, डिफरेंट चीज होती, क्योंकि यहाँ पे पोर्ट ग्रैंड आई एम श्योर सभी जा चुके हैं ना। इसमें दूसरी चीज ये है कि पोर्ट ग्रैंड की अगर बात हो रही है तो वहाँ का जो है ऑलरेडी ही बहुत खूबसूरती है, वहाँ पर जाके तो बहुत पीस मिलता है। तो ये चीज जैसे कि आप शिप की बात करिए, अगर वहाँ चली गई तो 4 चांद लग जाए। लेकिन था जी, यही तो सारी बात है कि था। बड़ी अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि उसको फिलहाल एंकर करके वहां पे खड़ा, एंकर मतलब आपने देखा होगा वो नील के एक साइन बना होते हैं, यहाँ पे जो शिप्स खड़े होते हैं पानी में, तो बेसिकली बीच पानी में खड़ा किया जाता। लेकिन उसकी अफसोस की बात यह है, अनफॉर्चुनेटली हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से इसकी इजाजत नहीं मिली। इसकी बात चल रही थी, लेकिन 2 दिन पहले उनकी तरफ से ये नोटिस आया कि नहीं, अब इसको तोड़ दिया जाएगा। तो अब उसको आहिस्ता आहिस्ता करके डिमोलिश किया जा रहा है। फिलहाल ये गडानी पे खड़ा है और बड़े अफसोस के साथ मुझे तो अफसरदा करके बोलना पड़ रहा है कि पेट्रोल की प्राइस बढ़ी, हमने कुछ नहीं, जी गैस नहीं है, हमने कुछ नहीं, इन्फ्लेशन महंगाई बढ़ गई, हमने कुछ नहीं। ये जुल्म है, ये जुल्म की इंतहा है। आप कोस्टा रोमांटिका को बर्बाद नहीं कर सकते। अब तो हो चुका। इसी बात पे हम लेंगे एक अनरोमांटिक सा ब्रेक। मिलते हैं एक अनरोमांटिक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अनम, वाकई आपने तो पहले इतनी उम्मीदें हमारी बनाई, उसके बाद उम्मीदें तोड़ना तो कोई आपसे सीखे। मैंने बहुत दिल तोड़ती नहीं है आप, बहुत दिल तोड़े आप। सुने, मैं जर्नलिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कहना चाहती हूँ मैंने उनकी वाली खूबी अपना ली है। यही करते, इतनी सारी एक्साइटमेंट देखे में बोलते सॉरी अपने घर जाओ, कुछ मिलेगा। जैसे वो शिप पूरा टूट रहा है, वैसे इन्होंने हमारे अरमान तोड़ दिए। सीरियसली, लेकिन अभी भी हमारे पास वक्त है। पाकिस्तानियों, जाओ बच्चों को लेकर जाओ, एटलीस्ट आप उसको एक्सपोजर कर सकते हो, आप दिखा सकते हो, जाके गंद करें। दूर से देख कर आए। बट एनीवेज, नहीं, काफी ये यूनिक चीज थी और हमें जान के अच्छा लगता है कि इसमें भी मैं कहती हूँ कि हमें पॉजिटिव देखना चाहिए कि कोई ना कोई गवर्नमेंट अगर इस तरह का फैसला ले रही है तो कोई ना कोई फायदा होगा जी, और हमें सपोर्ट करना हमारी गवर्नमेंट को। अच्छा, आप सबको याद होगा, अक्सर कभी कभी हम लोग न्यूज लेकर आते हैं, टॉपिक डिस्कशंस कर रहे होते हैं, तो हमारे पास वक्त की कमी के बायस हम पूरा नहीं डिस्कस कर पाते। और क्योंकि हम सब यहाँ पे माशाल्लाह से 5 को एंकर्स हैं, तो सबका एक टाइम मुकर्रर है और फिर हम कहते हैं कि जी आप यही हमारा कि इसी तरह आगे बढ़ेंगे कि दूसरों को भी मौका देना। तो मैं उस दिन बात कर रही थी कामरान फरीदी के बारे में। तो कामरान फरीदी के बारे में जो बात थी, और मैंने अपनी जितने भी जो यूथ हमें देख रही है उनको एक एग्जाम्पल के तौर पे कहा था कि अगर कभी भी आप कुछ बुरा करते हैं तो एंड में आपके साथ बुरा होता है। लेकिन उसी बात को मैं वजाहत के साथ और करना चाहूंगी कि काफी लोगों ने कहा कि हमें कामरान फरीदी के बारे में थोड़ा और जानना है। ये चीज, अच्छा, मैं ये चीज बहुत अप्रिशिएट करूंगी कि आप लोग हमारे शो में, हमारे टॉपिक्स में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, अपना फीडबैक देते हैं, चाहे आप हमें हमारे ऐप में फीडबैक दें या आप यहाँ पर हमारे शो गिफ्ट्स भी मिलेंगे। एग्जैक्टली। तो नहीं, आप प्यार देंगे तो हम भी आपको प्यार देंगे, लेकिन हमारा प्यार देने का तरीका आपको इल्म आपके साथ शेयर करना और आपको तोहफे भी देना है। सो इसी तरह मैं कामरान फरीदी के बारे में बात कर रही थी। मैंने कहा था कि उस दिन भी शो पर कहने से पहले मैंने कहा था कि जज साहिबा जो है वो बहुत ज्यादा अफसोस के साथ उन्होंने सजा दी। तो बहुत सारी जो चीजें ऐसी हुई हैं, देखिए पहले वो यहाँ पे कराची में क्या करते थे ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, अगर आप वो भी एपिसोड देखें तो आप देख सकते हैं। लेकिन मैं यही बताऊंगी कि दोबारा सजा देने के बाद 7 साल की सजा जो है उन्होंने
इशू अमेरिका ने ये बनाया है कि FBI के ऑफिसर को इन्होंने मौत की मतलब जान से मारने की धमकी दी है, इसलिए हम इन्हें सजा दे रहे हैं। लेकिन अब मजीद बातें खुली हैं और जब मजीद बातें खुलती है तो गपशप के जो एंकर्स है ना उनकी आंखें उन बातों पे होती है और वो चाहते हैं कि ये बातें आपको भी बताएं। तो इसीलिए मजीद बात ये खुली है कि ना कि सिर्फ धमकी, उससे पहले अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका और इंडिया का जो मिलाप है ना ये बड़ा ही खतरनाक है। दो जो ये वो कहते हैं ना फितने होते हैं ना, दो फितने जो नेगेटिविटी जो फसादी होते हैं ना वो हमेशा एक पॉजिटिविटी को खाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एंड में क्लासरूम में अगर टीचर है उसके कोई एक गंदा बच्चा ना वो बर्दाश्त कर लेगी, जब दो मिल जाते हैं ना फिर वो बर्दाश्त से बाहर। इसी तरह कामरान फरीदी को पहले देखिए उन्होंने अमेरिका के साथ काफी काम किया, FBI के एजेंट बन गए, काफी जिंदगी का अपना अरसा दिया क्योंकि वो 28-29 साल की उम्र में चले गए थे अमेरिका और वहां पर उन्होंने अपनी जिंदगी का काफी टाइम स्पेंड किया, उनके लिए काम किया। जब तक वो पाकिस्तान के कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं आकर ना आपको अपनी जात से आप रियलाइज करते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझसे क्या करवाया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हकायक नहीं पता होती। आप कोई भी पैनल ज्वाइन करते हैं, जब तक आप डीप में नहीं जाते तब तक आपको नहीं रियलाइज होता कि आपसे क्या करवाना चाहते हैं। जब कामरान फरीदी को उन्होंने कहा कुछ ऐसे बड़ी शख्सियत के बारे में कि झूठी गवाही दें, तो उन्होंने झूठी गवाही देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, ये कुछ ऐसी शख्सियत है, ये इतने बड़े नाम है, ये शख्सियत पाकिस्तान की थी, जी पाकिस्तानी शख्सियत थी। तो उन्होंने कहा कि पहले तो आप मुझसे इंफॉर्मेशन लेते थे, अब आप मुझसे ज्यादा एक्सपेक्ट करें, ज्यादा एक्सपेक्ट इन सेंस कि अब आप मुझे क्राइम की तरफ धकेल रहे हो, वो भी इतना बड़ा क्राइम कि जिससे मेरी मुल्क की इज्जत दांव पे लग सकती है और इतने बड़े नाम है जिनमें इनका कसूर ही कुछ नहीं है और आप मुझे उसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि एग्जैक्टली क्योंकि अमेरिका आपको यूज करता है एंड देन अब्यूज करता है। ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था, ये तो उनका रूल है। तो मैं बहुत मुख्तसर करते हुए जाऊंगी कि कामरान फरीदी का ये मजीद देखिए हकायक खुलते हैं तो हमारा काम है कि हम, क्योंकि हम भी रिसोर्सेज से पढ़ते हैं और ज्यादा चीजें पता चलती है, तो आपको बताना चाहिए कामरान फरीदी ने इस बात पर जो है कहा कि अब आपकी नहीं चलेगी, कि जो दिखावा ये करते हैं। तो FBI के जो लोग हैं उन्होंने इनकी इस बात को जो है बहुत सीरियसली लिया और कहा कि अच्छा मुल्क की मोहब्बत और मुहिब्बे वतन का जज्बा जागा है, तो इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया क्योंकि यूज करना उनका काम है और उसके बाद जो है वो अपने मकसद निकलने के बाद जितने मकासद उनके होते हैं उसके बाद वो आपको थ्रो कर देते हैं। तो उनको सजा ना कि उनको सजा, बल्कि इनकी वाइफ को जिनको कैंसर डिagनोज हुआ था, मैंने बताया था, उन्हें भी लंदन में गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार कर लिया। देखिए फैमिली क्या होता है, सबसे पहले आप होते हैं, देन आप अपने से भी ज्यादा फैमिली के लिए सोचते हैं कि मेरी फैमिली के लिए, तो उन्हें बहुत प्रेशराइज किया, लेकिन उन्होंने झूठी गवाही नहीं दी। इसलिए जज साहिबा बहुत ज्यादा अपसेट थी और उन्होंने कहा था कि एक इंसान जिसने हमारे लिए भी बहुत काम किया, वो अपनी मतलब वो अपनी एक राइट जगह पर है कि उसकी जो डिमांड है या मतलब उनकी जो बात है वो अपनी जगह सही है कि मैं ये क्यों कहूँ, मैं झूठी गवाही क्यों दूं। और जिंदगी हमेशा आपको दूसरा मौका देती है, तो मैं यही कहूंगी कि दूसरा मौका देते इंसान आपको तनकीद करेंगे। जब आप 7 साल की सजा काट के आ जाएंगे, पहले तो हम कहते हैं कि आपकी नीयत है, देखिए रब जानता है नियतों के हाल जो अल्लाह जानते हैं, और इंसान जो है अगर गलती करता है वो दिल से माफी मांगे तो रब माफ भी कर देता है। लेकिन हमेशा मुझे ये चीज जान के अच्छा लगा कि आपने रियलाइज किया और आप अपने मुल्क से मोहब्बत का यही सबूत दे रहे कि आपने झूठी गवाही नहीं दी। इसी तरह देख लें भाई, अमेरिका और इंडिया तो यही करता है और अब आगे से और जो लोग हैं ना वो भी होशियार हो जाए, क्योंकि इंडिया और अमेरिका की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी। हकीकत बात है। आपने बहुत अच्छी बात की कि जिंदगी में हर किसी को दूसरा मौका मिलता है। मैं तो कहता हूँ हर सांस पे आपके पास मौका है, राइट। आपके पास तो इतने चांसेस है, ये तो आप अपना जहन लिमिट कर देते हैं कि अब इससे बाद मौका नहीं मिलेगा। आपकी सांस चल रही है, आप फिट हैं, आपके पास मौके आप खुद बनाए। बिल्कुल ऐसा ही है। अमेरिका की बात आप कर रही थी, तो देखिए अमेरिका को मैं जवाब देना नहीं चाहता, ठीक है, दे आर नॉट अप टू माय स्टैंडर्ड्स। ओह माय गॉड। एक और मैं आपको बता दूं कि मेरे पास है याजूज माजूज की कौन, उनको जवाब देने के लिए वो कभी भी कोई हरकत करते हैं तो ये चाइनीज है तो हाइट छोटी लेकिन यूं खड़े हाँ भाई यूं देखते हैं यूं। और मैं आपको मज़े बताऊं, ये चाइनीज जानबूझ के छोटे हुए हैं क्योंकि ये कहते हैं कि हम सर उठा के लोगों को देखें। हाँ, ये सर झुका के नहीं देखें, सर उठा के देखें, क्योंकि जितना ये कौन सा एंगल था उर्शिया? मैं प्रैक्टिस कर रही थी कि मतलब सर उठा, आपकी हाइट माशाल्लाह ऐसी इतनी लंबी है। हेलो बाबा, एक लड़की पे कोई चुड़ैल का साया आ गया है, वाह कर रही है। मैं प्रैक्टिस कर रही थी कि सर उठा के सर झुका के कैसे। देखिए हमें हमेशा हमको रहना चाहिए, सर झुका के रखना चाहिए, बिल्कुल। बट चाइनीज नहीं सुनते। ये यादी माजूद की कौम है, ये खतरनाक कौम है।
अच्छा मैं आपको बता दूं थोड़ा सा कि ये जो चाइनीज इतने एडवांस हो गए हैं, आर्टिफिशियल रेन का आपने सुना होगा। इन्होंने एक टेक्नोलॉजी को फर्दर एलैबोरेट किया, जो इनका प्रोग्राम है उस प्रोग्राम का नाम है क्लाउड सीडिंग प्रोग्राम। अब जैसे फॉर एग्जांपल जुलाई में, दिस ईयर जुलाई में इनकी कम्युनिस्ट पार्टी की जो सेंचुरी वो थी, सेंचुरी बनाने की जो सेलिब्रेशन थी वो हो रही थी, और क्योंकि पोल्यूशन बीजिंग में, चाइना में पोल्यूशन बहुत है, तो इन लोगों ने क्या किया, 2 दिन के लिए फैक्ट्रीज बंद की, ठीक है, जो कार्गो ट्रक्स थे उनको बंद किया कि हमारी सेलिब्रेशन है यहाँ पे, तो हम लोग चाहते हैं कि पोल्यूशन ना हो, लेकिन एयर में तो है पोल्यूशन, क्या किया जाए। ये चाइनीज इन लोगों ने रॉकेट मारे सिल्वर आयोडाइड के, जिस जो होते हैं आइस क्रिस्टल्स, उन्होंने जाके बादलों के साथ मिक्सचर बनाया और बारिश और क्लीन हो गई एटमॉस्फेयर के लिए। ये आपको बताने का मकसद ये नहीं कि मैं टेक्नोलॉजी पे बात करूंगा, मैं बात करूंगा कम्युनिस्ट पार्टी पे, जो उनकी जो सेलिब्रेशन है। आई वांट टू एलैबोरेट एंड एक्सप्लेन कैपिटलिज्म क्या है, कम्युनिज्म क्या है, सोशलिज्म क्या है, लिबरलिज्म क्या है। ऐसी बहुत सारी चीजें लोगों को आज तक नहीं पता चला। हम 2021 में, ठीक है, 2021, ये 2000 साल हो गए, इसके बाद पीछे भी जाए 10,000 साल, इससे पहले की हिस्ट्री तो अभी जो स्टार्ट हुई लिखना वो तो अभी हुई है, बट मैं बताऊंगा आपको व्हाट इज कम्युनिज्म, हाउ इट हैपेंस एंड इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होते हैं, लेकिन बताऊंगा एक कम्युनिस्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे कम्युनिज्म की। व्हाट इज कम्युनिज्म? अच्छा यूनुस, मुझे आप एक बात बताएं, आज आपका माइक कहाँ पर है? वो कल आप बड़े उस पे रिपोर्टर बने हुए थे और आप अच्छा खुद ही सवाल दे रही है और खुद ही जवाब दे रही है कि कल रिपोर्टर बने हुए थे, तो पता ही नहीं मुझे माइक पास माइक होता है। माइक का मैं पहले सवाल कर रही थी, फिर उसके बाद मैंने जवाब दिया था कि कल आप जो थे वो बने हुए थे, तो माइक कहाँ पर है? पता चले यूनुस हकीकी माइक के वाले से कह रहे हैं, वो तो मेरे शर्ट के अंदर लगाया हुआ है। नहीं, वो आज मम्मा ने लाने दिया। देखिए व्हाट इज कम्युनिज्म? जी अ सिस्टम, एक सिस्टम है, एक इमेजिनरी कह लें या रियलिस्टिक भी बन सकता है, एक सिस्टम जहां पे कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी का ओनर नहीं। यस। इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज, जो लैंड है वो उसके जो है, जो ओनर्स है वो पब्लिक, वो पीपल है, कोई स्पेसिफिक ओनर नहीं। अच्छा लेकिन यूनुस बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड होते हैं इस चीज पर कि कम्युनिज्म, सोशलिज्म और लिबरलिज्म और साथ में कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, इनमें क्या फर्क है? देखिए डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप को आपको डिसाइड करना है। यस। उन दोनों को समझने के लिए आपको पहले ये समझना पड़ेगा, ठीक है। एक सिंपल डेफिनेशन से मैं आपको समझाता हूँ चारों चीजों। ठीक है। देखिए कम्युनिज्म ये है कि फॉर एग्जांपल मैं अपनी पूरी एबिलिटी के साथ कोई जॉब करता हूँ और जो मुझे पैसा रिटर्न मिलता है वो मेरी नीड्स के हिसाब से मिलेगा। भाई चीनी के पैसे, रोटी, कपड़ा, मकान, ठीक है, वो मुझे अपनी 4x4 के लिए पैसे नहीं मिलेंगे, जो मेरी नीड्स हैं, वांट्स के पैसे नहीं मिलेंगे। अब आ जाए कैपिटलिज्म। मैं अपनी पूरी एबिलिटी के साथ कोई जॉब करता हूँ, मुझे जो रिटर्न मिलेगा वो मेरे स्टेटस, मेरे वेल्थ के स्टेटस से मिलेगा, ठीक है। अगर मेरा जो एसेट है, मेरे पास एक बाइक है, उस हिसाब से मुझे पैसे मिलेंगे, प्लॉट है, ठीक है। और अगर मेरा कोई महल है तो मुझे उसके हिसाब से पैसे मिलेंगे, ठीक है। अब आ जाए सोशलिज्म क्या है? सोशलिज्म समवॉट कम्युनिज्म की तरह, वो ये कहते हैं कि नो इनहेरिटेड वेल्थ, ये नहीं होनी चाहिए, बट समवॉट वो कहते हैं कि कुछ ना कुछ आप प्राइवेट ओनरशिप कर सकते हैं व्हेन इट कम्स टू वर्क, फैक्ट्रीज, मतलब वो कोई मिक्सचर है। लिबरलिज्म इन तीनों का मिक्सचर है। जो आपने लफ्ज सुना होगा, ये बहुत लिबरल है। Yes. ये उस वजह से कि ठीक है यार आप कर लो, आजादी इजहार राय। मेन जो फोकस लिबरलिज्म का है वो है इक्वालिटी बिटवीन पीपल। अच्छा मुझे बताएं मेन इसका जो कम्युनिज्म का जो मेन ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या है, क्योंकि ऑडियंस को मजीद अगर आप हमें एजुकेट करेंगे तो रियली अप्रिशिएट। मैं बताऊं? जी आप। मैं नहीं बताऊंगा। बट आपको बताना पड़ेगा। मैं बताऊंगा, लेकिन 4 मेजर पॉइंट्स हैं इनके। नो प्राइवेट प्रॉपर्टी। ओके। कायनात का कोई भी घर है वो पब्लिक का होगा, उसके 5 पार्टनर्स होंगे जो उस कम्युनिटी के होंगे, ठीक है। अच्छा, okay. कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। देखिए ये तो नहीं कि आपका कंगा है वो आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। जो नॉन मूवेबल आइटम्स होते हैं, प्रॉपर्टी नहीं मूव हो सकती, लैंड मूव नहीं हो सकता, Yes. उसकी कोई ओनरशिप नहीं है, खरीद नहीं हो सकता। एवरीवन इज अ पार्टनर इन अ फैक्ट्री। जो भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन या जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, एवरीवन इज अ पार्टनर। ठीक है। उसमें 36,000 भी हो सकते हैं, ठीक। उसमें कोई 40 लाख लोग भी हो सकते हैं, पार्टनर सब है, ठीक है जी। इक्वल पे होगी। ओके। आप बैंक मैनेजर हैं, आप मेरी फैक्ट्री के बैंक मैनेजर है और ये लेबर है,
आपको भी इतने पैसे, आपको भी इतने पैसे। चाहे वो सैलरी बड़ी भी हो या कम हो। नहीं आई मीन मतलब वो बहुत ज्यादा, जैसे कि मैनेजर की सैलरी जो होगी वो बहुत ज्यादा होगी, और जैसे कि नॉर्मल जैसे कोई स्टाफ होता है उसकी सैलरी थोड़ी कम। मैं बताता हूँ आपको, म्यूजिक की पहली डेफिनेशन मैंने बताई थी कि आप अपनी पूरी एबिलिटी से काम करेंगे, जो आपको दी जाएगी, आपको पैसे आपकी नीड्स के हिसाब से मिलेंगे। बैंक मैनेज जो अनम है, इनके 2 शौहर और 6 बच्चे, आपके 3 शौहर और 15 बच्चे। जो जिसकी नीड है टू सर्वाइव, उसके हिसाब से उसको पैसे मिलेंगे। इस चक्कर में लोग ज्यादा बच्चे पैदा कर सकते हैं, ये भी है। और ये भी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल किसी की नीड्स नहीं है, फिर भी उन्होंने ऐसे शो किया कि उनकी बहुत सारी नीड्स है। ऐसा नहीं हो सकता, मैं फ्रॉड नहीं। कम्युनिटी रूल कर रही है ना। अब यहाँ पे कोई वो थोड़ी बैठे हुए एक पार्लियामेंट में टॉप कॉर्नर में हेड के भाई मुझे इन्फॉर्मेशन आ गई नहीं। यहाँ पे तो मुझे सना का पता है, सना को कायनात का पता है, कायनात को उर्शा को पता है, उर्शा का नाम को पता है, अनिल को कुछ नहीं पता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें, मोर ओवर उनको मॉनिटर भी किया जाता है, कोई झूठ ना बोल सके। अच्छा यूनुस, मेरा आपसे एक सवाल है, ये कम्युनिज्म क्या है? आई मीन इसकी हिस्ट्री क्या है, इसकी स्टोरी क्या है, इसकी बैक स्टोरी क्या है? देखिए कम्युनिज्म जब छोटा था तो उसके वालिदैन का एक एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। उसमें बहुत मेहनत की। बैक स्टोरी तो ये है। मुझे आप एक बात का जवाब दें, आप सीधा सीधा जवाब क्यों नहीं देते? आई मीन ऐसा देखें, मुझे हमेशा कोशिश होती है रास्ता बदल के जाओ। कि हमारे इस्लाम में भी कभी आप नहीं जाना तो रास्ता बदल के जाए, वो रिपीट ना किया जाए। काली बिल्ली आ जाए तो हाँ, तो सारे मिथ्स हैं। काली बिल्ली, गाइस ये सारे मिथ्स हैं। ये भी लोग कहते हैं, ये मैंने सुना है, आई एम 100% श्योर कि लोग कहते हैं, बड़े बुजुर्ग कहते थे, एक काली बिल्ली गुजर जाए तो 2 कदम पीछे जाए, थूके और जाए। अल्लाह, यूनुस बैक टू कम्युनिज्म। जी हिस्ट्री में आपको बता दूं कि एक कार्ल मार्क्स के नाम से जी पागल बुड्ढा था, जर्मन फिलोसोफर। इन 1848 कार्ल मार्क्स ने एक बुक भी लिखी। जी बिल्कुल, उस बुक का नाम था कम्युनिज्म मैनिफेस्टो और काफी पॉपुलर रही थी और काफी बड़े फिलोसोफर थे कार्ल मार्क्स। लेकिन इसके बारे में मजीद थोड़ा सा आप व्यूअर्स को बताएं। जी देखें, उनकी बुक में ये था कि नो क्लास सिस्टम, कि कोई क्लास नहीं होगी, अपर क्लास मिडिल क्लास में, ना 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 ना, एवरीवन इज इक्वल। बाकी सारी चीजें मैं एक्सप्लेन कर चुका, इक्वल पे आपकी नीड्स के हिसाब से, ठीक है। जो उनका मेन पॉइंट था वो था इक्वल वेल्थ। 1 साल बाद इनके पास 1 लाख रुपए और इनके पास 80,000 है, गलत है। इक्वल होना चाहिए वेल्थ, सब बराबर होने चाहिए, जो कि ऑब्वियसली मुश्किल काम है इस जमाने में। कार्ल मार्क्स हैड अ ग्रेट विजन, अगर वो इक्वालिटी को प्रमोट करते थे तो। नहीं, मैं आपको बताता हूँ रीजन क्या है कि उन्होंने बुक क्यों लिखी। यस, जब व्हेन ही वाज ग्रोइंग अप तो इंडस्ट्रियल जोन स्टार्ट हुआ था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। तो उसमें क्या था, जो फैक्ट्रीज थे, जो फैक्ट्रीज के मालिकान थे, वो क्या करते थे, अनम, कायनात, सना और शाइन को बुला लिया जॉब पे, 12 घंटे काम कराया मैंने और पैसे आपसे कम करवाए। आपने बोला मेरे पैसे तो इतने ही होते, करना तो करो ना, दूसरा लाइन में खड़ा हुआ है। छोटे छोटे बच्चों से काम करवा रहे थे। तो वो जो सिनेरियो था ना, तो वो एक इमोशनल साइड है, बिकॉज ये इतनी बड़ी बात करना है, इक्वल वेल्थ, इक्वल पे, इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट एन इजी थिंग। वो जो देखा था ना एनवायरनमेंट सोसाइटी का, उसकी वजह से इनका बेसिक जो मुझे लगता है, जो बिलीव था बुक में भी इनके, कि ये एक वन ऑफ द रीजंस था कि थॉट कि एवरीवन शुड गेट एन इक्वल प्लेस। एग्जैक्टली, क्या होती थी उनके साथ, इसलिए जो है इनके राइट्स के लिए ये कार्ल मार्क्स खड़े हुए थे। लेकिन सना ये काफी सेक्युलर किस्म के इंसान थे। हाँ, जैसे अरस्तु भी है, अगर हम अरस्तु की तरफ भी जाएं तो अरस्तु को भी बहुत ज्यादा तरकीब किया जाता था। वो उसके पास विजन है। ये आप अगर उसमें जाए, प्रैक्टिकल में जाए, इट्स नॉट पॉसिबल। आप थ्योरी में अच्छा लगता है सुनने में, सबको होना चाहिए, बट ये एक मास, इस पे भी मैं बताऊंगा कि कौन सी सोसाइटीज हैं जहाँ पे कम्युनिज्म चल सकता है, लेकिन इतने बड़े वास्ट स्केल पे पूरा कंट्री कभी नहीं चल सकता। मेरा एक सवाल है आपसे, प्लीज आप इसको कंटिन्यू करिएगा क्योंकि बात कट जाएगी। आप अगर ये बात करें इक्वल राइट्स की, इक्वल पे की, फॉर एग्जांपल मैंने बीए किया है और एक इंसान स्कूल गया ही नहीं कभी, तो मतलब मेरी भी नीड्स उतनी है, उसकी भी नीड्स उतनी है, लेकिन इक्वल पे, मतलब मुझे ये चीज सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ही था। Exactly. मोटिवेशन, अगर आप समझे कि फॉर एग्जांपल एक नए इंसान, मैं जॉब पे जाता हूँ, मेरी तो मोटिवेशन है कि मैंने आगे बढ़ना है। तो उसकी जो काम की मेहनत है ना, यार मुझे पैसे इतने मिल रहे हैं तो मैं मेहनत क्यों करूँ ज्यादा, ठीक है, मुझे पैसे इसके हिसाब से मिल रहे हैं, सना तो इसी में बैठी हुई है, मुझे पूरे जाके लोहे करने हैं, ये लोहे तोड़ने हैं, चीजें तोड़नी है, तो मेरी मेहनत ज्यादा है। इस वजह से एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है, इसके हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस में बाद में जाएंगे। मैं आपको थोड़ी हिस्ट्री फर्दर बता दूं। 1970 में रशियन रेवोल्यूशन आया जी। उन अंकल का नाम था व्लादिमीर लेनिन। व्लादिमीर लेनिन, ठीक है।
ये अंकल जो थे इतना मुश्किल नाम था, ये अंकल को अगर ये जिंदा होते तो मैं इनको बताता। ही इज अ जर्नल आई थिंक। यस ही वाज जर्नल। लेकिन मैं आपको बता दूं ये जो अंकल थे इन्होंने पूरा काम खराब किया। Yes. इन्होंने दुनिया बर्बाद की, लेकिन वो बताऊंगा कैसे की है। जी। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे रशियन रेवोल्यूशन की जो 1917 में आई थी, व्लादिमीर लेनिन। ओके। अंकल आप तो अल्लाह पूछेगा इतना मुश्किल नाम। अच्छा, ये पावर में आया, इन्होंने जो पुरानी जो हुकूमत थी उनको गिराया और फिर पावर में आए। ही वाज अ डिक्टेटर। इन्होंने कम्युनिज्म पे बात, इन्होंने बोला ही वाज द फर्स्ट वन जिन्होंने कहा जो हम ये फॉर्मूला आज तक इस्तेमाल कर रहे हैं 8 आवर्स पर डे 9 to 5 वाले, हाँ। जो लेबर फोर्स है, और 5 दिन काम होगा, 2 दिन हम छुट्टियां करेंगे। ये जो थे ना अंकल, इन्होंने कम्युनिज्म की बात, ठीक है, लेकिन साथ साथ क्या किया, क्योंकि कुछ चेंजेस भी आए, कोई अमीर लोग भी थे, तो अमीर लोग जैसे अनम है, ये बड़े बाप की बेटी, ठीक है, बड़े बाप की बेटी 8 फीट के, वेल्दी फादर की बेटी, तो ये इनको क्या किया कि अच्छा उनकी तो प्रॉपर्टी जाने वाली कम्युनिज्म में, आवाम में बंटने वाली है, तो उन लोगों ने उनको मारना स्टार्ट किया, यस, कैप्चर करना स्टार्ट किया, वेल्थ बांटना करना स्टार्ट शुरू कर किया। दिया। अब जैसे फॉर एग्जांपल इंसानी फितरत ऐसी है कि वो कभी किसी हाल में खुश नहीं होती। True. जब आवाम के पास भी पैसा आ गया, उनको लालच आ गया, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। अब ये लोग भी खड़े हो, फिर इनको भी मारा गया। इसके साथ साथ क्या हो रहा था, पड़ोसी एक मुल्क है चाइना, 1921 में 100 साल पहले, देखें 100 साल वाली बात हम आज डिस्कस करें, कितनी इंपॉर्टेंट है ये इवेंट हिस्ट्री का। 100 साल पहले एक अंकल आए, ये कम्युनिस्ट वाले, ये रशियनों वो ये जो करते हैं ना, वो कर यूक्रेन तुझसे, ये जो रशियन है, देखिए एक और आवाज निकाली है मैंने, क्या ही बात है। ग्रीगोरी वोल्टिंसिकी, Grigory Voltysky came to China from Russia, and he wanted to promote communism in this region. Alright, Russians. अब क्या हुआ, मैं आपको तेजी से चाइना की हिस्ट्री गुजारूंगा। पहले चाइना बिखरा हुआ था, नेशनलिस्ट थे, दूसरी चीजें थी, आहिस्ता आहिस्ता कम्युनिज्म ने ग्रो करता रहा। अच्छा, कम्युनिज्म की सबसे बड़ी पावर क्या होती है? आवाम, एग्जैक्टली, लेबर फोर्स। जब लेबर फोर्स रुक जाएगी काम करना, आपका मुल्क तबाह हो जाए। तब कम्युनिज्म में लेबर को दिखता है क्योंकि हमें इक्वल पैसे मिलेंगे, जो मैनेजर है उसको ज्यादा भी वो बेशक हमारी हायर पोस्ट पे, लेकिन हमें इक्वल पैसे मिलेंगे। तो वो सबसे बड़ी डिजायर होती है, सबसे बड़ी एक एक्साइटमेंट आपका मूवमेंट होता है लेबर फोर्स में। Exactly. तो वो आहिस्ता आहिस्ता कैप्चर हो गया। बाय 1949 द पीपल ऑफ चाइना रिपब्लिक, ये मुल्क बन गया, चाइना का पूरा नाम ये है। बहुत अच्छी बात बताई है ना सामने। ठीक है, अब क्योंकि चाइना और रशिया साथ साथ थे, अब रशिया को हम छोड़ देंगे, डिलीट कर दिया रशिया को, चाइना इंपॉर्टेंट है। बाय 1960 जो चाइना में लीडर थे हुआ जोफिंग, क्यों मुश्किल नाम रखते भाई, असलम रख लेते, ज्यादा आसान रहता। असलम भाई चाइनीज हमारे भाई, असलम उनसे नहीं कहा जाता। वो भी कहते हैं। इसके लिए मुस्लिम भी तो होना पड़ता ना, असलम इज अ मुस्लिम नेम। नहीं, हम चाइनीज को मुसलमान करें, हमारी दोस्ती होगी बहुत टाइम, अभी आएगा तो मुसलमान हो रहे वहां पर। अच्छा, ह्यू जोंगफोंग 1960 में पावर में आए, ठीक है। इस बंदे ने जो अलायंस थी रशिया की कम्युनिज्म के साथ खत्म कर दी। उसका हम ये नहीं मानते। उसी दौरान अभी पावर में आए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, चाइना अपने कदमों पे खड़ा हो गया, क्योंकि वहां पे बड़े हालात खराब थे। क्योंकि देख कम्युनिज्म क्या करता है, वो दूसरों के फिर कंट्रीज में घुसते नहीं, दूसरे के मामलात में नहीं घुसते, वो अपनी लेवल, क्योंकि कमाई इतना है कि अपनी बस नीड्स पूरी हो। समझ रहे हैं, हमारी तो डिजायर ही नहीं है, सना को उसका लॉन का जोड़ा तो नहीं लेना ना, उनकी नीड इतनी थी कि डिजायर्स मारती है, ज्यादा पैसा लालच मारती है। दूसरे के जो आइडिया था कार्ल मार्क्स का, जैसे जैसे आगे बढ़ते गए वो कहीं ना कहीं धुंधला होता गया। Yes, and in 1966 in China, Hu Jofing ने कल्चर रेवोल्यूशन लाया। इन्होंने दरवाजे खोल दिए पूरी दुनिया के लिए कि भैया हम आपको देंगे चीजें, हमें पैसा चाहिए, पैसा चाइनीज, ठीक है। एंड ये जो इनकी क्लासिकल कम्युनिज्म था, ये एक स्विच हो गई टुवर्ड्स मार्केट इकोनॉमी, ये एक फर्दर चीज बन गई। जैसे कि आपने बताया कार्ल मार्क्स एक फिलोसोफर थे, और हर फिलोसोफर बहुत ही विजनरी होता है, लेकिन ये जो आपने बताया कि उन्होंने एक कॉन्फ्लिक्ट फैलाया था एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस वाला, इसके बारे में थोड़ा सा मजीद इलैबोरेट कीजिएगा हमारे व्यूअर्स को। देखें, एक और सेइंग है कि डोंट बिकम अ फिलोसोफर until you become rich। अगर आपकी जेब में पैसा तो लोग आपको सुनेंगे, अगर Exactly. पैसा नहीं है Yeah, तो आप correct. जितनी भी अच्छी बात करेंगे लोग कहेंगे कि हाँ चलाने दे, हवा आने दे।
ठीक है। और आपने देखा होगा अगर आपकी जेब में पैसा है, आप गलत बात भी बोल रहे हो तो लोग उसमें सर झुकाएंगे कि हाँ ही इज राइट। ऑब्वियसली कैपिटलिज्म तो सबसे बड़ी चीज है, ठीक है। मैं आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बता दूं। कम्युनिज्म के एडवांटेजेस क्या हैं कि जो कॉर्पोरेट मोनोपोलीज है, जैसे फॉर एग्जांपल ये 4 बैंक्स आपस में मिले हुए हैं ना भाई, हम 10 रुपए से ऊपर सैलरी देंगे नहीं, तो ये मोनोपोली जो बना लेते हैं कंपनीज आपस में, वो आप अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा बहुत सारे एडवांटेज है, बट मैं आपको 4 बेसिक बता रहा हूँ। सोशल जो कोहेंशन है वो इम्प्रूव होती है। जैसे फॉर एग्जांपल क्या हम सबकी एक पे है, हमारी दोस्ती अच्छी होगी, नेगेटिविटी नहीं होगी, एक कम्युनिटी बिल्ड होती है, सब बराबर है तो ठीक है, कोई ऊपर नहीं है कोई नीचे नहीं है, तो वो वाली बात है जैसे अभी मैंने बात की कि कोई सिर्फ अपने पैसे की वजह से नहीं सुना रहा। अगर मुझे आपकी बात माननी तो आपकी दिल से बात निकली है, मेरे समझ में आया तो मैं मानूंगा, ठीक है। थर्ड इसका एडवांटेजेस है इट मे इम्प्रूव ओवरऑल सेफ्टी लेवल्स। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो पावर जो अब्यूज करते हैं ना पावर, वो मुश्किल हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल अनम किसी को रोड पे मार के चली जाती है क्योंकि ये एक वेल्दी फादर की बेटी है, तो इनको कोई नहीं पकड़ता। रॉबरीज आई थिंक कम होगी। बेसिकली कम्युनिटी को सबको अपनी नीड्स के हिसाब से मिल रहा है, तो उसके बाद तो बनता ही नहीं ना बात। आपकी नीड पूरी हो रही है। जो हमारे यहाँ मोबाइल स्नैचिंग भी होती है, अक्सर स्नैचर्स ये बोलते हैं कि भाई मेरे पास खाने के लिए घर में रोटी भी नहीं है, तो मैं यही काम करूंगा। वो नीड्स है, खाना, रोटी, कपड़ा, मकान, ये तो बेसिकली बेसिक नीड्स है। बट दिस इज नॉट एन एक्सक्यूज कि मैं रॉबरी करूंगा। एडवांटेजेस से ज्यादा तो मुझे डिसएडवांटेजेस में ज्यादा इंटरेस्ट हो रहा है कि वो क्या है, क्योंकि अभी तक तो फायदे आपको पता चल रहा है लेकिन नुकसान एक मैं आपको इसके डिसएडवांटेजेस बता दूं। सबसे कि आपका जो ट्रेड रिलेशनशिप है दुनिया के कंट्रीज के साथ, वो सफर करता है, बिकॉज आप इतना बनाते ही नहीं, आप उतना ही बनाते हो जितनी नीड है, ठीक है। डिमांड और सप्लाई बैलेंस चल रही है, तो इसमें कोई इशू नहीं है। दूसरा है कि जो जनरल पब्लिक है उसको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था वो जो बुड्ढा है लेनिन के नाम से रशियन वाला, उन्होंने मैनिपुलेट किया ना, पहले आवाम को बोला कि कम्युनिज्म कम्युनिज्म कम्युनिज्म, फिर उन्हीं को मार रहे हैं, ठीक है। मैनिपुलेट हो जाती है आवाम। फिर है करेंसी इशू होते हैं, क्योंकि आपकी एक्सपोर्ट ही नहीं है, आपकी करेंसी की वैल्यू नहीं है, तो महंगाई बढ़ती रहती है, इकोनॉमी ग्रो नहीं है, ठीक है। फिर है आपकी जो एक डिग्निटी पूरे मुल्क की, वो भी खराब होती है। जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्थ कोरिया है, कहीं ना कहीं कम्युनिज्म पे भी है, वो डिक्टेटरशिप प्लस है उस पे, क्योंकि अब वो भी एक बड़ी डिटेल में जाएं तो वहाँ पे डिक्टेटरशिप भी है, वहाँ कम्युनिज्म भी है, वहाँ एंटी कम्युनिज्म भी है, वहाँ कैपिटलिज्म भी है, वहाँ सारी चीजें, सोशलिज्म भी है उसमें, क्योंकि सारी चीजें गवर्नमेंट ओन है, वहाँ पब्लिक पे नहीं है। वहाँ पे वही सारी चीजें जो किम जोंग उनके फायदे के लिए। लेकिन लेनिन ने भी यही हरकत की ना, उसने आहिस्ता आहिस्ता चीजें अपनी प्रॉपर्टी बनाते रहे, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी बनती रही। आवाम जिस नाम से आए थे कि हम आवाम में बांटेंगे, आवाम को दिए, मेरा है सब कुछ, आवाम को दिए पर आश्रय। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, मैंने आपको एक्सप्लेन किया और आपको पहले भी इससे ज्यादा अच्छी नॉलेज होगी ऑब्वियसली, मुझे बताएं कि आपकी नजर में कौन सी सोसाइटी या कौन सा कंट्री अपार्ट फ्रॉम चाइना, बिकॉज ये कम्युनिज्म पे है, ये तो चल रहा है, कौन सा सेक्शन या कौन सा मुल्क है जो कम्युनिज्म पे या कैपिटलिज्म पे अच्छा चल रहा है, आपके ओपिनियन में जानना चाहता हूँ। जी कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म को लेके देखें बहुत सारे इसमें फसादात होते हैं, और अगर हम इस थ्योरी के मुताबिक किसी भी मुल्क को लेकर चलाना चाहें तो कभी बैलेंस चल ही नहीं सकता है। इफ आई थिंक अबाउट फैक्ट्स एंड फिगर्स को मद्देनजर रख के भी मैं कोई जवाब देना चाहूँ तो कोई मुल्क इस चीज के साथ जस्टिस नहीं कर सकता है। तो I don't think so. सेम यूनस, क्योंकि मैं आपने पूरी थ्योरी इतनी अच्छी से समझाई है, इसके इतनी डिफाइन आपने किए हैं सारे फंक्शंस वगैरह। सॉरी टू इंटरप्ट यू कायनात, लेकिन एक चीज है मैं कि ये वाली जो आपका समय समाप्त हुआ, इनका समय शांत नहीं हुआ। ये वाला जो थॉट है ना, ये जो इन्होंने आपस में लोगों को, ये तो सिविल वॉर करने के मुझे लग रहा है सारे इनके वो हथकंडे हैं कि लोग आपस में लड़ते रहें और इनकी दी हुई किसी भी चीज पे, कि वही वाली बात है कि इनको आश्रय दिए लेकिन मिला कुछ भी नहीं, तो इन्होंने इस चीज पे लगा दिया, लोगों ने सोचा और कहीं ना कहीं दिया भी था, लेकिन जिस तरीके से फैसिलिटेट करना चाहिए था अंडर दिस थ्योरी वैसे नहीं कर सके। और कम्युनिज्म का यही है ना कि कम्युनिटी का सेटअप जो है ये स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, लेकिन जो चीजें आप बता रहे हैं कि इतनी ही नीड्स है, जितनी नीड्स आपको उतना ही मिल रहा है, तो आप ग्रो नहीं करेंगे, आपकी इकॉनमी ग्रो नहीं करेगी। और मुझे लगता है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन इस टाइम दुनिया में चल रहे हैं एक्सेप्ट चाइना, वही सही है, और फिर मुल्क भी ग्रो नहीं करेगा। हाँ यूनस, मैं स्टार्ट से ही जो कम्युनिज्म है उससे थोड़ी सी इम्प्रेस हूँ, स्टार्ट से ही। उसका रीजन है, यस मैं इसका रीजन दे सकती हूँ। उसका रीजन ये है कि जो डिक्टेटरशिप है उसके तो मैं टोटली खिलाफ हूँ, अगर वो ठीक से हो तो इट्स ओके, लेकिन अगर वो है आप पे थोपा जा रहा है तो मैं इसके खिलाफ हूँ। लेकिन डेमोक्रेसी की बात करूँ तो डेमोक्रेसी देखें, अगर पाकिस्तान जैसी डेमोक्रेसी या जो दीगर दूसरे ममालिक उन जैसी डेमोक्रेसी जिसमें आपको बहुत सारी चीजें बीच में मैं जो कहना चाह रही हूँ जो मैं कह नहीं सकती, तो आपको इन्वॉल्वमेंट मिलेगी कहीं ना कहीं। सो इट्स नॉट प्योर डेमोक्रेसी, वी कांट से दैट ना। लेकिन कम्युनिज्म जो है उसमें कार्ल मार्क्स के बाद जो फर्दर जो
डेवलपमेंट की गई या तब्दीलियां आई उसके बाद चाइना ने, और अगर सोवियत यूनियन की बात करें तो उन्होंने बड़ा इनकलाब लाया था और वो बड़ी स्ट्रॉन्ग एक जो है वो कौम खड़ी हुई थी सोवियत यूनियन में। लेकिन अभी चाइना की अगर बात करें तो चाइना काफी ज्यादा, जिस तरह से चाइना ने तरक्की की है, कहीं ना कहीं इसका राज कम्युनिज्म ही है। वेरी गुड, मैं इसको फर्दर एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आपके ओपिनियन की बात। यूनुस, वही बात है कि जैसे अनब ने और कायनात ने बोला कि जैसे कि कोई बैलेंस देंगे तो हम किसी भी मुल्क के साथ इस चीज को हम वो नहीं कर सकते, बैलेंस नहीं कर सकते। You need a system to run the country. I'll tell you, देखें आपने बात की डिक्टेटरशिप की, हिटलर से बड़ा कोई डिक्टेटर तो नहीं था ना, वो एंटी कम्युनिस्ट था। जो लेनिन है ये भी डिक्टेटर था, लेकिन ये प्रो कम्युनिस्ट था। डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी इसका ताल्लुक नहीं है, वो तो एक है कि आप कैसे मैनेज करेंगे, आपने कैसे आवाम को सर्व करना है, वो एक अलग चीज है। मैं बात कर रहा था सिस्टम की, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि वो सिस्टम जो कामयाब रहा है और शायद आगे भी कामयाब होगा, लेकिन वो मैं बताऊंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि कौन सी ऐसी सोसाइटी है जहाँ कम्युनिज्म बड़ा पीक पे गया और आगे शायद हो सकता है। मैं बताता हूँ, जिस तरीके से बैन कल्चर चल रहा है ना हमारा, कंप्यूटर्स, इंटरनेट ऑफ, सारी चीजें सब चीजें छोड़ के हम लोग स्टोन एज में जाके रहेंगे, वो बेस्ट टाइम था कम्युनिज्म का। मैं बताऊँ क्यों। वहाँ पे जो मर्द हज़रात थे उनका काम था हंटिंग करने का, जो औरतें थी उनका काम था बच्चों को संभालना, लकड़ियां जला के खाना बनाना। ऑब्वियसली ये था। तो क्या होता था, एक जैसे हम पांचों हंट पे गए, ठीक है, मैंने गाय पकड़ ली, आपने बकरी पकड़ ली, कायनात क्योंकि शेरनी है शेर पकड़ के ले आए, आप हिरन पकड़ ले, मछली, उषा ने खरगोश पकड़ा। अच्छा, ये पता मेरे दिमाग में था, ये मुझे यूनुस कहने वाला, बिलीव मी, मैं भी कर लेता हूँ। Oh my God, और जो अभी सोच रही है कि आप मेरा फोन करेंगी वो ना करें, ठीक है। कभी बैक ये लेकर आए, अब आपकी अलग फैमिली, आपकी अलग फैमिली, हम सबकी अलग अलग फैमिली है। हमने मिल बांट के खाया, डांस किया, हल्ला हल्ला, तो ये कम्युनिज्म वहां पे चल सकता है, इस कम्युनिटी में चल सकता है। अब मैं एग्जांपल देता हूँ हमारे सेट की, हम पांचों लोगों के साथ इक्वल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। हमारे, अगर आपके लिए कॉफी आई है तो आपके लिए ग्रीन टी आई है, आपके लिए चाय आई है तो आपके लिए मिल्कशेक आ जाता है क्योंकि आप बड़े बाप की बेटी हैं। बट जो सोसाइटी, अगर आप हमको इक्वल पे हो रहा है, इक्वल ट्रीटमेंट मिल रहा है, अगर हमें से किसी एक को भी इक्वल ट्रीटमेंट ना मिले, उसके दिल में नेगेटिविटी आएगी। Exactly. और फर्दर वो कुछ ऐसी हरकत करेगा जिससे इस शो पे नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, अगेंस्ट हो जाएगा। ऑब्वियसली ये चीज है। बट यूनुस, आप किससे इंप्रेस है, कौन से सिस्टम? छोटी कम्युनिटीज में चल सकता है। और चाइना, हम कहते हैं कम्युनिस्ट नेशन है, बट वो अपनी मार्केट चेंज कर चुके हैं। वो इंटरनेशनल के, वहाँ पे प्राइवेट ओनर्स भी हैं, वहाँ पे जो इंडिविजुअल्स हैं वो बिलियनियर्स भी हैं, और इनहेरेंट जो, जैसे मेरा बेटा है, मैं अरबपति हूँ, मैं मर गया, मेरे बच्चे के नाम पे वो दौलत हो गई, ये अलाउ करते हैं चाइनीज, बिकॉज चाइना हैज बिकम, उनको पता है कि ऐसे ही मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं। आप कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि मैं क्या प्रेफर करता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये चारों धरी सिस्टम है, एक थ्योरी है, आप हर मुल्क को अपने हिसाब से मैनेज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डेमोक्रेसी की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे इस मुल्क में डिक्टेटरशिप भी देखी, डेमोक्रेसी भी देखी, पूरी दुनिया में बहुत सारे कंट्रीज हैं जो डेमोक्रेसी में फ्लरिश होते हैं जी, पूरी दुनिया के ऐसे प्राइम एग्जांपल्स हैं। हमारे यहाँ उल्टा हुआ, हमारे यहाँ जो डिक्टेटर का फेस था वहाँ पे हम ज्यादा फ्लरिश हुए एज कम्पेयर टू डेमोक्रेसी, बिकॉज हमारे जो लीडर्स थे वो करप्ट थे। मैं इमरान खान साहब की एग्जांपल देता हूँ हर जगह कि बिकॉज लोग कहते हैं इतना टैक्स जा रहा है, कहाँ गया? तो भाई लंदन में इमरान खान ने फ्लैट नहीं खरीदा, ठीक है, उन्होंने प्रॉपर्टी नहीं बनाई, उन्होंने यहाँ पे मॉल नहीं बनाए, चुरंगी जो फेमस है हमारे स्टूडियो के पास, समझ रहे हैं आप? तो ये वाली चीज है कि until unless your leader is not good, और देखें एक ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था पाकिस्तान में, we need to give some time, उसके pros and cons आएंगे और बहुत सारे advantages और disadvantages आएंगे in this government, but having said that कि finally we have elected someone who is pure, yes, who is genuine, and loyal to the nation. ये बात है, कोई भी सोसाइटी उस वक्त ही जो है वो तरक्की करती है जब उसका लीडर अच्छा होना चाहिए, जैसे हमने स्टार्ट में ही ये बात जो है वो कही थी। लेकिन बहुत बड़ी चीज होती है कि वो लीडर जो है वो इस तरह होना चाहिए कि वो नेगेटिविटी ना फैलाए, किसी और कौम के लिए ना फैलाए, किसी जबान के लिए ना फैलाए, या किसी इंसान के लिए ना फैलाए, मसलक के लिए ना फैलाए। तो ये बहुत जरूरी बात है। इसी चीज पर मुझे एक शेर याद आ रहा है, अगर आप लोग इजाजत दे तो मैं अर्ज करना चाहूंगी। जी जरूर। शेर है जी कि सारे आलम में फैली खुशबू देखी, सारे आलम में फैली खुशबू देखी,
हर लहजे में महकती उर्दू देखी। वाह 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 क्या Wonderful. सना आज आप अच्छा उर्दू मतलब आज आप नाश्ते में उर्दू तो नहीं खाते? वैसे तो हमारी जो रोटी होती है उसमें भी उर्दू मिलाकर हमें पिलाई जाती है, और उर्दू जबान इतनी खूबसूरत है कि हमें दिल से बहुत मोहब्बत है उर्दू जबान से। लेकिन मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी, क्योंकि आप लोग तमाम लोगों की भी उर्दू अच्छी है, इसलिए मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहूंगी, वो ये है कि जान है तो जहां है, ये एक बड़ा फेमस मिसरा कह दे, ये उर्दू का है या मैं कुछ गलत अंडरस्टैंड कर रही हूँ? Of course, Urdu. Obviously it's Urdu. Obvious Are you है। sure? Yeah, it's Urdu. Are you sure guys ये उर्दू है? Yes. उर्दू मैं doubt जुबान ही हो रहा है। आपकी है, कुछ लेकर आई हैं अब मुझे डाउट हो रहा है। नहीं, of course उर्दू ही उर्दू है ना, मतलब हम इसी जुबान को जानते हैं, ये हमारी जुबान है, जान है तो जहां है। लेकिन जब ये बात हमने ऐसे इंसान के मुंह से सुनी जो कि बिल्कुल ही किसी चीज के एंटी हो और वो उर्दू के बारे में गलत बोले, लेकिन वो खुद मोदी साहब कहे कि जान है तो जहां है। मोदी साहब Oh my God. आपकी तबीयत ठीक है? चले जी, मैंने मोदी नहीं खाई थी। अगर ये बात कहे, हम रिस्पेक्ट बहुत देते हैं, आप जनाब वो एक उर्दू की कहावत ही है हमारी। ना कि इधर की मोदी उधर ही आके खिलौती है। अच्छा दूसरी चीज ये है कि जैसे कि सना ने ये बात की रिस्पेक्ट की, मुझे लगता है छोटे से लेकर बड़े तक जो है वो इंसान को रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये तो हकीकत बात है। नहीं नहीं उस रिस्पेक्ट के काबिल भी हो, ठीक है। क्या किया आप इन ढोंगी सरकार ने? ढोंगी सरकार जी हमेशा से कुछ ना कुछ करती भी आई है, और इस बार भी यकीनन उन्होंने कुछ किया ही है, तभी मैं आज आप लोगों के लिए ये टॉपिक लेकर आई। लेकिन मुझे बुरा उस वक्त लगा जब कहते हैं नफ्स पे वार ना करना, फिर बात बस में नहीं रहती। तो ये हकीकत बात है। अगर कोई उर्दू के बारे में बात करे, बहुत अच्छा एक जो है वो मिसरा भी ये बात कही थी कि अगर उर्दू को गलत तरीके से बोला जाए या उसकी अदायगी ठीक से ना हो तो वो वाजिब कत्ल है। तो ये अल्फाज जो पहले बुजुर्ग थे वो ये बात कहते थे, और मैं इससे कहीं ना कहीं मतलब कत्ल की तो ये खैर एग्जांपल है, लेकिन मैं ये बात मुत्तफिक हूँ कि नहीं, मैं उर्दू आपको को इसी बात में ऐड कर दूं हाँ। कि वो एक सब बैठे हुए थे, सब कराची वाले, लाहौर, इस्लामाबादी सब बैठे हुए थे। तो एक आया क्वेश्चन पूछने के लिए कि उर्दू जबान का बेड़ा गर्क किसने किया? कराची वाले, हमने करा। तो ये भी मसला है। By the way, करा जो लोग यूज करते हैं, मैं इस पे भी थोड़ा सा बोलूं, करा उर्दू में कहीं नहीं है। करी भी नहीं है। अच्छा, यही लेकिन- खाने की चीजें मैंने ये करी वो करी। लेकिन हमारी जो जबान है उर्दू है, उसकी थोड़ी सी अगर मैं डेफिनेशन बयान करूं वो ये है कि देखिए ये एक लश्करी जबान है, यानी कि इसमें बहुत सारे अल्फाज जो है वो मिलकर ये जबान बनी है। फारसी के लफ्ज भी आपको मिलेंगे इसलिए, लातिनी जबान के अल्फाज भी इसमें मिलेंगे, तो बहुत सारे मिक्सचर लेकर ये एक जबान जो है वो उर्दू बनी। यानी कि सना आप ये कहना चाह रही हैं कि वो सतरंगी जो बिरयानी सतरंगी, सतरंगी जो बिरयानी होती है, आप उसकी बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली, इसीलिए मैंने कहा कि बड़ी खूबसूरत, बड़ी महकती टेस्टी भी भी है। बड़ी महकती भी ये जबान है। लेकिन पता है बुरा उस वक्त लगता है कि जब कोई इंसान जो है वो इसके बारे में कोई गलत कहे, या फिर हमें बुरा लगता है, दिली तौर पर बुरा लगता है। मोदी साहब के हवाले से देखिए, आप इतना गलत फहमी में जो है वो मुब्तला प्लीज मत हो जाइएगा। मैं हर किसी से इसी तरह से रिस्पेक्ट से बात करती हूँ। तो मैं आपको बताऊं जी कि मोदी साहब जो है उन्होंने एक नया कानून कह दे, या उनके दिमाग जो एक अजीब सा दिमाग है उसमें अचानक से एक शरारत आई, या एक दोबारा से कोई ऐसी चीज आई कि उन्होंने कहा कि क्यों ना मैं खबरों में जो है वो नुमाया शह सुर्खी बनकर नजर आऊं। ऐसे करते हैं बहुत सारे लोग, यू नो दैट। तो उन्होंने जो है फिर जो मध्य प्रदेश था उसमें उन्होंने एक बिल जो है वो पास करने के हवाले से सोचा। उन्होंने पुलिस को, जितनी भी पुलिस है उसको ये चीज जो है वो बताई कि आपने खबरदार किया इस चीज पर कि आपने जो FIR होती है, अगर हमारे पास कोई FIR आती है तो इसमें उर्दू के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, जैसे दस्तयाब, एक बहुत आम सा वर्ड है दस्तयाब। उन्होंने कहा कि जी ये जो दस्तयाब वर्ड है या इस तरह के मुख्तलिफ जो उर्दू के अल्फाज है वो FIR में इस्तेमाल ही ना हो, यानी कि उर्दू को मुकम्मल तौर पर जो है वो एग्जैक्टली उर्दू को और फारसी को मुकम्मल तौर पर बंद किया जाए, इसके एक भी हरफ जो है वो इस्तेमाल ना हो, स्पेशली भारत में। तो भारत की ये रियासत है जी मध्य प्रदेश, जहां पर ये चीज जो है वो वाज़ेह तौर पर अब नजर आई है। लेकिन जो वहां के जो वजीर आला थे शिवराज, वो वजीर आला थे, उन्होंने वजीर दाखिला को जो है वो फौरन से ये चीज कही कि भाई मुझे चाबी घुमा दी गई है। वो चाबी इस तरह से घुमी है कि अब जो है वो FIR में या कोई भी दस्तावेज होते हैं उसमें उर्दू का अल्फाज या उर्दू का एक भी लफ्ज, फारसी का लफ्ज इस्तेमाल ही ना हो। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। मुझे लगता है कि मोदी के दिमाग में ऐसे खुराफाती ख्यालात तो हमेशा से ही पनपते रहते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे सवाल जो जहन में आ रहा है वो ये है कि माजी की हुकूमतों में तो कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इस दफा मोदी को ही ज्यादा आग क्यों लगी है? और अगर ऐसा है तो मुझे लगता है फिर आपकी मूवीज तो नहीं चल पाएंगी, क्योंकि आधे से ज्यादा तो उनकी हिंदी नहीं होती है, उर्दू के ही वर्ड यूज हो रहे होते हैं गानों में।
हकीकत बात है ना, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं आपको बताऊं कि इंडिया के अंदर अगर आप भारत की बात करें तो भारत के अंदर उर्दू को बहुत ज्यादा एक ऐसी जबान समझा जाता है जो बहुत रिस्पेक्ट लगती है। मतलब अगर आप किसी को मुखातिब करें ना कि आप कैसे हैं, हिंदी का लफ्ज नहीं, आप कैसे हैं हमारी उर्दू का लफ्ज है। एग्जैक्टली इंडियंस तो पागल हो जाते हैं अगर आप इंटरनेशनल में इंडियंस को लेना, आप ये बात सुन लें, अल्लाह इतनी इज्जत तो मैं घर में नहीं मिली थी। सही है, क्योंकि हमारी जो जबान है उसमें बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है, आप एक तमीजदार जबान है। लेकिन आपने सही कहा, देखिए मोदी से पहले जो हुकूमतें थी उन्होंने कभी इस तरह के तासुर नहीं जताए, ना हमने देखा कि पहले जो मोदी से पहले जो हुकूमतें थी उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया को लेकर इतना कुछ किया हो। लेकिन जो स्पेसिफिक मोदी की हुकूमत है उन्होंने बहुत ज्यादा इस तरह के जो है वो तजाद फैलाने की कोशिश की। लेकिन एक और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम गपशप में। और ब्रेक पर जाने से पहले जो है वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आज हम आपके लिए लेकर आए। वैसे तो सारी टॉपिक आज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थे, लेकिन आज मैं आपके लिए एक लेकर आई हूँ क्योंकि ये आपकी जबान यानी कि आपकी मोहब्बत से जुड़ा है, एग्जैक्टली आपकी उर्दू के हवाले से है। तो मोदी से पहले, जैसे कि अनम ने मुझसे सवाल किया था कि जो हुकूमतें थी उनका क्या तासुर था, मोदी से पहले इस तरह के तजाद नहीं थे जिस तरह मोदी के बाद आए। अच्छा सना, ये तो आप मोदी की बात बता रही है, उनकी तो मुझे लगता है दिमाग में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी भरी है। एक दफा पाकिस्तान आ जाए, हम आपको थोड़ा पॉजिटिव करके जाते हैं, यहाँ से पॉजिटिव करके भेजते हैं आपके मुल्क वापस, क्योंकि हमें भी आप चाहिए नहीं, रास्ते में खत्म हो जाएगी सारी पॉजिटिविटी। तो ये तो आप मोदी की बात करें, लेकिन यकीनन इंडियन अवाम बहुत समझदार भी है, पढ़ी लिखी भी, क्योंकि हम हक की बात ही करते हैं। तो अवाम का क्या रद्द अमल आया? बिल्कुल कायनात, जब अवाम को ये बात पता चली, यानी कि जो स्टूडेंट्स थे यूनिवर्सिटी के जो खास तौर पर पीएचडी करते हैं बहुत ज्यादा वहां पर, क्योंकि इंडिया के अंदर भारत के अंदर जो है वो उर्दू को लेकर लोगों को बहुत पसंद है। अगर मैं शायरों की भी बात करूं, लोगों को बहुत पसंद होती है शायरी करना, और उसमें जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं उर्दू में वो आपको किसी और जबान में नहीं मिलते। वर्ड्स यूज होते हैं Exactly. गानों में सुने आप। हाँ, तो आपको मतलब खालिस उर्दू which is very rich, मुखलिस उर्दू, खालिस उर्दू, तो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। सो वो अवाम जो है वो एहतजाज पर उतर आए। वाह, मध्य प्रदेश की जो अवाम है उन्होंने भाई अवाम के लिए, क्योंकि वो सही चीज पे आवाज उठाई और मोदी के अगेंस्ट उठाई है। हाँ, तो वो जो और अनम वो बात तो वही होगी ना कि आपकी जो जुबान से अपनी इज्जत बनाना चाहते हैं तो वही आपको अर्श पर ले जाती है, वही आपको फर्श पे ले जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो चाय वाले थे वो, तो चाय वाले थे, चाय गिरी थी किसी ने, पोछा मार रहा ये बात तो हकीकत है यूनस, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए उर्दू जबान जिस पर इतने तजाद अब फैलाने की कोशिश की जा रही है, अगर मैं इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री पर जाऊं तो मैं आपको बताऊं कि उर्दू जबान तो हिंदुस्तान की ही जबान है। यानी कि पहले थोड़ी ना ये जबानों का इतना जो है वो तासुब था, ये तो अब तासुब जताया जा रहा है। पहले अगर मैं अहद मुगलिया की बात करूं तो अहद मुगलिया में जो है वो स्पेसिफिक उर्दू क्यों इस्तेमाल की जाती थी? उर्दू इसलिए इस्तेमाल की जाती थी क्योंकि उर्दू राबते की जबान है, यानी कि एक दूसरे को मुखातिब करने के लिए एक ऐसी जबान जो कि आसानी से, आम फाम जबान उर्दू को इसलिए कहा जाता है क्योंकि आसानी से समझ आ जाती है। आप बैनुल अक़वामी तौर पर जो है उर्दू को काफी अच्छे तरीके से जो है वो ये तीसरी जबान है जो कि बैनुल अक़वामी तौर पर इसको तस्लीम किया जाता है। पहली चीनी है, उसके बाद अंग्रेजी, उसके बाद तीसरी जबान जो है वो उर्दू है। सो उर्दू को सिर्फ इसलिए उसको तजाद करना कि ये जी मजहब की बुनियाद पर, या आप कह रहे हैं मुसलमानों की जबान है, ये खुला तजाद है। सना, आपने बहुत अच्छी बात की, बट मैं इसमें एक ऐड करना चाहता हूँ कि कोई भी कंट्री फ्लरिश नहीं करता अनटिल वो अपनी लैंग्वेज को ओन करें। आप जर्मन्स को ले लें, हिटलर को ले लें, ठीक है, आप चाइनीज को ले लें, आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ले लें, वो दुनिया का सबसे बड़ा सॉकर प्लेयर, फुटबॉल प्लेयर है, बट ही डजंट स्पीक इंग्लिश, वो अपनी लैंग्वेज में बात करता है। बहुत अच्छी बात है ये। हमारे यहाँ उल्टा सीन है, हमारे यहाँ ओनरशिप ही नहीं है। अगर आप ओन भी करते हैं, यहाँ पे हमारा माहौल ऐसा है कि इंग्लिश में बोलेगा यार ये सही बोल रहा है, उर्दू में अच्छी उर्दू बोलेगा नहीं यार ये उर्दू बोले, इसको क्या पता होगा नॉलेज का। हैविंग सेड दैट, यहाँ पे जो उर्दू बोल भी रहे हैं ना वो भी गलत बोल रहे हैं। हमारे टीचर है, मेरे टीचर है पर्सनल थिएटर के सर बख्तियार अहमद, वो हमेशा मुझे सिखाते थे कि जो गलत को गलत कहता है वो गलत करता है। ऐसी बहुत सारी छोटी मिस्टेक्स होती है, जैसे गलती, इट्स नॉट गलती,
इट्स सब्र, इट्स नॉट सब्र। तो ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक अगर आप क्लियर कर ले तो आपकी उर्दू अच्छी पॉलिश हो जाती है। जी, इतना बारीकी से मुझे लगता है लोग आजकल ध्यान नहीं देते। हर कोई जो है ना बस जल्दी में अपनी बात फेंकने में लगा हुआ है, लेकिन लफ्जों का जो अदायगी और तलफ्फुज है उस पर लोग ध्यान नहीं देते। और दूसरी चीज ये कि अगर इंडिया की हम बात करें, क्योंकि इंडिया में ही बहुत सारे मुस्लिम्स लोग रहते हैं, तो व्हाट एम आई थिंकिंग इज कि अगर वहां पे उर्दू लैंग्वेज जो है बैन हो जाती है, तो व्हाट एम आई थिंकिंग इज कि वहां के लोग कम्युनिकेट कैसे करेंगे, क्योंकि वहां के जो लोग मुसलमान, आप खुद सोचें कि हिंदी जुबान में भी कितने ही लफ्ज हैं जो बहुत ज्यादा आप खुद सुनते हैं, क्योंकि हम बचपन से देखते हैं इंडिया का कंटेंट। तो आई वुड नॉट लाई, मैं देखती आ रही हूँ, और उनको तो लफ्जों का फिर एक्चुअली कहत पड़ जाएगा, क्या इस्तेमाल करेंगे, कैसे बात करेंगे, तबाह बर्बाद हो जाएंगे। अगर आप मोदी की स्पीचेस उठा के देख लें तो उसमें कहाँ कौन सा ऐसा हिंदी का वर्ड होता है, ज्यादातर तो उसमें खुद ही वो भारत के लफ्ज बोल रहे होते हैं। तो ये तो उन्होंने अपने आप को मसले में डाल लिया, लेकिन अच्छी बात है क्योंकि आप भी जरा अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए और हमें भी पता चला कि आपकी हिंदी लैंग्वेज कितनी रिच है। उर्दू लैंग्वेज तो नो डाउट बहुत खूबसूरत है, बहुत रिच है। आजकल के बच्चे, आजकल की आंटीज अपने बच्चों को सिखाते हैं कि आप इंग्लिश में बात करें, दे फील अशेम्ड अगर वो उर्दू में बात कर लेंगे। घर में आप जैसे ही बात करें, लेकिन बाहर वो इस तरीके से शो ऑफ करते हैं कि ठीक है दुनिया के साथ चलना बहुत जरूरी है, आप नहीं दुनिया के साथ चलेंगे तो दुनिया आपको अपने साथ नहीं रखेगी, आप पीछे रह जाएंगे। बट स्टिल आपको दुनिया के साथ चलने के लिए अपनी मादरी जुबान बोलते हुए शर्म महसूस करने की जरूरत नहीं है। तो बहुत ही घटिया स्टैंडर्ड्स है, नंबर एक चीज। और हिंदी जो जुबान है, अभी मैंने इंडिया की बात की, उनके जो उत्तर प्रदेश हो गया, भोपाल हो गया, हैदराबाद हो गया, ऐसे और भी बहुत सारी जगह है जहाँ पे लोगों को सिलेबस में भी उर्दू ही पढ़ाया जाता है और उर्दू में ही उनको सिखाया जाता है, उनके एग्जाम्स भी उर्दू में होते हैं। मतलब उनके एजुकेशन का मेन सिस्टम उर्दू का इतना अहम किरदार है। तो अगर ये बैन करके लोगों ने जो है इसके खिलाफ आवाज उठाई है तो बहुत ही अच्छी चीज की है। और हिंदी लैंग्वेज उर्दू से पुरानी है, लेट मी टेल यू, और हिंदी इज ड्राइव्ड फ्रॉम उर्दू लैंग्वेज। तो एक लैंग्वेज ही उर्दू से निकाल के बनाई गई है। तो आप उर्दू जुबान को बैन करके इतना किस चीज पे फखर से उछल रहे हैं कि अब उर्दू जुबान नहीं बोली जाएगी, तो आप लोगों के लिए मसले की बात है। लेकिन अच्छा, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि अब आप लोगों के मुल्क में क्या क्या तब्दीलियां आती हैं अगर उर्दू जुबान में बात नहीं होती है। जी अनम, आपने बहुत खूबसूरत बात की और आपने बहुत कहा, ये डिफाइन जो किया ना कि अपनी कंफर्ट जोन से तो जरा बाहर आके देखे तो हम देखते हैं कि आप क्या किस तरह से बात करते हैं, क्योंकि हिंदी तो इंटरनेशनल, मतलब अगर देखा जाए तो हिंदी इतनी रिच लैंग्वेज नहीं है। और यूनस की बात हुई तो यूनस ने कहा गुलाबी उर्दू का जो उन्होंने कहा गलती, तो गलती आप गलती पर है कि आप गलती कह रहे हैं। ये और एक और चीज मैं उसमें ऐड कर दूं कि इंग्लिश का लफ्ज भी है ना, उसको भी उसकी प्रोनाउंसिएशन भी बोलना है। इट्स नॉट प्रोनाउंसिएशन, इट्स प्रोनाउंसिएशन, इट्स पार्क नॉट पार्क। चले वो तो खैर जो भी है, लेकिन मैं यहाँ पर दो बातें ऐड करना चाहूंगी। इंडिया की अगर आप हिस्ट्री देख लें, इंडिया की नहीं बड़ा सगीर की अगर आप हिस्ट्री देख लें, पाकिस्तान और इंडिया जब एक ही था, सब कॉन्टिनेंटल जो कंट्री थी, ठीक है, तो उस टाइम सबसे पहली जो यूनिवर्सिटी थी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी थी, ठीक है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से फिर उसका नाम, क्योंकि सर सैयद अहमद खान ने उनके फाउंडर जो थे यूनिवर्सिटी के वो थे, तो उनके बाद नाम तब्दील हुआ सर सैयद यूनिवर्सिटी, जो कि वहां पर उत्तर प्रदेश जो इनका एक जगह है वहां पर वहां पर ये यूनिवर्सिटी है। लेकिन वहां पे इतने बड़े बड़े लीडर्स पढ़े हैं और उन सबको उर्दू में मतलब तालीमात दी। अब आप देखें कि मोदी कितना एंटी है उस यूनिवर्सिटी को। अगर आप नाउ यू सर्च ऑन गूगल ना, तो वो यूनिवर्सिटी है कि सर सैयद मुस्लिम यूनिवर्सिटी। सर अगर आपको लगता है कि उर्दू सिर्फ मुसलमानों की जबान है, एक तो हमें फख्र है, एक तो वैसे ही आप इतने एंटी हैं पाकिस्तान से, आप एंटी हमारी लैंग्वेज से, आप एंटी, तो फिर आप हमारे गाने भी ना चुराएं और आप हमारे सिंगर्स को भी यहाँ से ना बुलाएं, और यहाँ पे आप जो चाहते हैं कि आपकी इंडस्ट्री जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है ग्रो करे, वो हमारी ही वजह से। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश क्रिश्चियन की लैंग्वेज है। इंग्लिश तो फिर भी रिकॉग्नाइज्ड होती है वर्ल्ड वाइड, हिंदी कहाँ स्टैंड करती है सर? ओह माय गॉड। तो मतलब वो मैं यूनिवर्सिटी का आपको बता रही हूँ कि वो यूनिवर्सिटी सर सैयद यूनिवर्सिटी का मतलब ये भी शॉकिंग है। लैंग्वेज का तो पता नहीं अब क्या क्या बैन करेंगे, लेकिन एनीवेज अल्लाह उन्हें हिदायत है। आमीन। वाकई में आप लोगों ने काफ़ी डिटेल में सारी चीज़ें बताई हैं, और जैसे कि मूवीज़ की बात हो रही है, गानों की बात हो रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब उर्दू ही नहीं होगी तो मज़ा क्या होगा। हमारे बुजुर्ग, हमारे जितने भी नौजवान हैं वो तो उर्दू में ही गाते, उसमें ही कंफर्टेबल है। तो जाते जाते मुझे लगता है हमारे प्रोग्राम का टाइम भी खत्म हो रहा है, और जाते जाते एक मिठास जो है वो मैं छोड़ के जाना चाहती हूँ। तो प्लीज मुलाइजा फरमाइएगा। आप शेयर करने लगे जी। मैं बस एक बात कहना चाहता हूँ कि देखिए उर्दू लैंग्वेज की हमें इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बट ये एक फैक्ट है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप दुनिया का जितना भी लिटरेचर आज तक बना है उर्दू में, वो सब पढ़ लिया आपने सब पढ़ लिया,
आपने 3% पूरा दुनिया का लिटरेचर पढ़ा है, तो आपको ये नहीं कि सिर्फ उर्दू तक महदूद रहना है, आपने इंग्लिश भी सीखनी है, चाइनीज सीख लो, अभी टाइम है चाइनीज सीखने का। याजूज माजूज आ जाएंगे, उनसे क्या बात करोगे, बोलोगे भाई हमें जाने दो, नहीं चौपाइयों जाना, तमाम ज़बानें सीखें। जब मैं क्रिप्टो में इन्वेस्ट करूंगी तो सीखूंगी। ठीक है। अगर आप लोगों की इजाजत हो तो मैं छोटी सी मिठास जो है वो जाते जाते फैलाना चाहती हूँ। फैलाइए। करें। शहद और शक्कर से शीरी उर्दू जुबान हमारी, वाह वाह वाह, होती है जिसके बोले मीठी जुबान। वाह, क्या ही बात है, तो हकीकत बात इसी है। खूबसूरत नोट पे हम सबको इजाजत दीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा और अपने आसपास बहुत खूबसूरती फैलाइएगा, पौधे लगाइएगा और अपने आसपास जो है वो पॉजिटिविटी जो है वो फैलाइएगा, और सफाई रखिएगा। एग्जैक्टली हम सबको इसी खूबसूरत नोट पर दीजिए इजाजत और अपना ख्याल रखिएगा। कल हम फिर आपके पास आएंगे खूबसूरत खूबसूरत टॉपिक लेकर। अल्लाह हाफिज।